नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। लाल किला ब्लास्ट को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बहुत बड़ा बयान दिया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आतंकवादियों को 2 हिस्सों में बांटा है। चिदंबरम की नजर में विदेशी और घरेलू आतंकवादी होते हैं। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट में शामिल चेहरों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि चिदंबरम ने सवाल उठाया है कि पढ़े लिखे लोग आतंकी आखिर बन क्यों रहे। देश में पहली बार इतने सारे पेशेवर डॉक्टर आतंक में लिप्त मिले। अभी भी सवाल बाकी है कि लाल किला ब्लास्ट सीमा पार से स्पॉन्सर था या फिर नहीं। इसके बाद सवाल यह है कि क्या चिदंबरम दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के हाथ से इनकार कर रहे हैं। कई काफी पढ़े लिखे आतंकी हुए तो चिदंबरम का अब सवाल है। इतनी बड़ी साजिश रची जाती रही, अल फलाह मैनेजमेंट को पता नहीं चला। आतंक के इस नए ट्रेंड को कुचलने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। इन सवालों के साथ और भी कई अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। चिदंबरम जी जब ये कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए ये यहाँ पर क्यों पनपे, ये सोच जो है आतंकवाद की लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ ना खड़े होने वाली सोच है। After Pahalgam, the Prime Minister had said that there is a new normal doctrine now, that any act of terror will be treated as an act of war. We want to know where does that stand. सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है। ये बड़ी नई बात है ना। एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। ये एक नया मॉड्यूल, एक नया फॉर्मेट आतंकवाद का सामने दिखा है, जहाँ पे वाइट कॉलर वाले लोग इसमें मुलव्वस हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के शर्मा आज हमारे साथ डिबेट में रहेंगे। हमारे साथ फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सुबोध मेहता आरजेडी से हमारे साथ रहेंगे। वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आज डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि देखिए, विषय देख करके कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया है हमको। आज हमने गुजारिश की थी कांग्रेस से हमेशा की तरह कि भाई आप अपना प्रवक्ता इस मसले पर दीजिए, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमें नहीं मिल पाया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस की दोस्त पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब से मैं इस बारे में रिएक्शन ले लेता हूँ। फराज किदवई साहब, आप जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस के एक नेता की तरफ से बयान आता है और नेता ही नहीं पूर्व गृह मंत्री की तरफ से बयान आता है। पहले हम सिर्फ गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की थ्योरी सुना करते थे, लेकिन अब टेररिस्ट भी 2 हिस्सों में बांट दिए गए, जो विदेशों से तैयार होकर आते हैं और जो घरेलू होते हैं। अब चाहे उसामा बिन लादेन की बात कर लीजिए, अल जवाहिरी की बात कर लीजिए, मसूद अजहर की बात कर लीजिए, ये सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना। या फिर कभी कांग्रेस पार्टी ने अफजल गुरु से नहीं पूछा होगा क्या कि भाई तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद मास्टरमाइंड कैसे निकले संसद पर हमले के। अब इस सवाल को उठाने का क्या मतलब हो सकता है पी चिदंबरम साहब का? देखिए अनुराग जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला था कि इस चीज का जवाब तो चिदंबरम साहब दे सकते हैं, लेकिन टेरर होता है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं, चाहे वो बाहर से आतंकवादी आए और चाहे अंदर के आतंकवादी हों। लेकिन एक सवाल यहां पर है। सवाल यह है कि अनुराग जी पिछले 1.5 साल में लगभग 57 टेरर इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें से लगभग 39 सोल्जर्स की शहादत हुई है और 69 सिविलियंस मारे गए हैं। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है?
हर चीज देखिए अनुराग जी, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हर चीज का जवाब ऑपोजिशन नहीं दे सकता। यहां पर अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। एक प्रॉब्लम यह है कि आतंकवाद हो रहा है, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। दूसरा यह है कि क्यों हो रहा है आतंकवाद, और तीसरा यह है कि हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब आप देखिए कि पिछले 7 महीनों से अनुराग जी, पिछले 7 महीनों में 2 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो गई, जिनमें 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो देश ये पूछ रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया था तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह बोला था कि हम आतंकवाद का सफाया कर देंगे इस देश से। और जो मैं ये बड़ी रिसर्च करके बता रहा हूं आपको कि पिछले 1.5 साल में लगभग 56 से 57 टेरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी कि नहीं लेगी, इस पर सरकार अच्छा, से फराज सवाल किदवई साहब, मैं भी सरकार से सवाल पूछे पूछूंगा और जाएंगे कि के नहीं शर्मा से भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन एक जो जिस तरीके से जांच एजेंसियों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि ये 32 जगह पर कार ब्लास्ट होना था, तो मतलब इसके लिए कम से कम सरकार की या हमारी एजेंसियों की पीठ थपथपाई है कि वो ब्लास्ट, वो भी गलती से, प्लान नहीं था, वो गलती से आनन फानन में पैनिक होकर के उस आतंकी ने उस लाल किले के आगे कार को धमाके में उड़ा दिया, फिदाइन हमला कर दिया उसने। लेकिन अगर सरकार चौकस नहीं होती, जांच एजेंसियां चौकस नहीं होती, तो ये 32 जगह धमाके हुए होते। इसके लिए तो कम से कम आपको पीठ थपथपानी चाहिए। अनुराग जी, अगर सरकार चाक चौबंद होती या सरकार, आपने जो भी बोल रहा है कि उसने कुछ प्रिकॉशंस लिए होते, तो ना तो पहलगाम होता और ना ही दिल्ली में ब्लास्ट होता। ये तो मतलब ये है ना कि पैट ऑन द बैक बाय सेल्फ, कि शाबाश शाबाश हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन देश की जनता ये सवाल पूछ रही है अनुराग जी, देश की जनता ये भी सवाल पूछ रही है आज तक कि जो पुलवामा में जो RDX आया था वो कहां से आया था, आज तक इस देश की जनता को नहीं पता चला। और दूसरी बात, जो 2900 किलो 2900 किलो विस्फोटक की बात हो रही है जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, वो कहां आया, किसके द्वारा आया, कौन लोग लाए, क्यों लाए, तो इन सब चीजों का सरकार जो है वो जवाब दे नहीं रही है। और सरकार बड़ी जो स्मार्टली है वो पूरा डिस्कशन जो है वो दूसरे डायरेक्शंस में लेकर के चली जाती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लाल किले के पास धमाकों में जिन लोगों की जान जाती है, जो लोग घायल हुए हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस पर सरकार की पीठ थपथपाई जाए कि पिछले 7 महीने में इतने बड़ी 2 आतंकवादी घटनाएं हो गई और गृह मंत्री जी हमेशा घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, पूरे बिहार के इलेक्शन में चिल्लाते रहे आदरणीय गृह मंत्री जी कि घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। तो ये कौन थे? क्या ये घुसपैठिए नहीं थे? ठीक है, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये घुसपैठिए कहां थे सर? ये तो हमारे देश के डॉक्टर्स थे। ये घुसपैठिए कहां थे? ये तो डॉक्टर्स थे सर, हमारे देश के डॉक्टर्स थे। इनके तार कहां से जुड़े हैं? हाँ। आप ये बताइए, पहलगाम में जो तार जुड़े थे वो आतंकिस्तान से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? तो अगर आतंकिस्तान से जुड़े थे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो घुसपैठ हो रही थी। तो भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, देश की जनता को यह बताना पड़ेगा, ये देश की जनता को कहना पड़ेगा कि हम आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सर मैं आपको बताऊं फराज किदवई साहब, मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूं इस मामले में, लेकिन कल हम बहुत अच्छे पैनलिस्ट के साथ थे, जिसमें फौज से भी लोग थे, जिसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी थे। वो सभी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, किसी मजबूरी के चलते नहीं, बल्कि उन्होंने भी माना कि तमाम जगह से जो आतंकी पकड़े गए, जो पूरे मॉड्यूल को बेनकाब किया गया, चाहे वो अहमदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर कश्मीर हो या फिर हरियाणा का फरीदाबाद हो, ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो एक धमाका हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें मारे गए लोगों के प्रति हम भी संवेदना व्यक्त करते, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और यही कहते हुए के शर्मा जी के पास सवाल, पवन खेड़ा पूछ रहे हैं, एक्ट ऑफ वॉर कहा था आपने कि अब कोई आतंकी घटना होगी उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कल सीसीएस की बैठक हुई, बड़ी उम्मीद से था पूरा देश कि शायद ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 देखने को मिलेगा। के शर्मा जी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा आतंक के समूल नाश को के लिए हमें? देखिए, मैं अनुराग जी एक बात तो बहुत स्पष्टता से कहूँगा कि आतंक के साथ ये अंतिम चरण की लड़ाई जो है भारत लड़ रहा है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, पढ़े लिखे आतंकी, अब ये पढ़े लिखे आतंकी। ये
समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों का एक तरीका है आतंकियों को अपरोक्ष रूप से कैसे समर्थन दिया जाए, और आतंकियों के साथ इनका जो समन्वय है, गठबंधन है, वो साफ दिखाई पड़ता है। आपने जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन अखिलेश यादव का एक बयान आया था। जब कश्मीर में कुछ आतंकी पकड़े गए तो उन्होंने इसको कहा कि ये आतंकी क्यों पकड़े गए, उसका वो संबंध बिहार से जोड़ रहे थे। घटना नहीं हुई थी उस समय, और उसके बाद जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना भी घट गई। तो ये जो अखिलेश यादव का जो आतंकियों से प्रेम है समाजवादी पार्टी का, और खासकर कांग्रेस पार्टी का, और आपको याद ही होगा कि कई आतंकियों को छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव सद्भावना बांटने गए थे, और वो कह रहे थे कि समाज में सद्भावना हो इसलिए आतंकियों को छोड़ देना चाहिए। वो तो गलीमत हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने इन्हें फटकार लगाई और बाद में उनको मौत की भी सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आतंकवाद पे कोई प्रश्न उठाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो स्वयं आए गाहे बगाहे कुछ भी अभी कार्रवाई जैसे ही होगी, और जो हो रही है उस पे भी इनको तकलीफ है कि मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आतंकियों का कोई धर्म होता है, लेकिन ये बात सच है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़के पकड़े जाते हैं। अब उसमें जो है अखिलेश यादव को बहुत पीड़ा होती है कि ये क्यों पकड़े जा रहे हैं भाई, ये आतंकवादियों को क्यों समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आतंकी आतंकी होता है, उसका पढ़े लिखे से कोई लेना देना नहीं है और बेपढ़ से कोई नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव की एक थ्योरी है, अखिलेश यादव ये भी थ्योरी देते रहे कि जब मुस्लिम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, तो वो आतंकी बन जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी नहीं है सर, ये कट्टरता है। ये कट्टर जो मुसलमान हैं, कट्टर धार्मिकता है, ये वही है। ठीक है, और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि इन्होंने एक प्रयोग हिंदू आतंकवाद के नाम से किया था, जिसका भी भंडाफोड़ हो गया इन लोग का। ये भरपूर कोशिश किया था ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके कि जो हिंदू आतंकवादी है। के शर्मा जी, लौटता हूं आपके पास, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, वरुण पुरोहित हमारे साथ। मैं चाहता हूं कि जो आतंकवादी होता है वो पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, वो धर्मांध कट्टरता के आधार पर ये कार्य करता है, और उसके समर्थन कम से कम करना समाजवादी पार्टी छोड़ दे, और देश हित में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये माने। फराज किदवई साहब, इसके काउंटर के लिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी, सवाल ये कि अभी हमने महबूबा मुफ्ती का बयान भी हम कल से सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर पढ़े लिखे लोग हमारी कौम के मुलव्वस हैं आतंकवाद में, तो ये हमारी कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है और बड़े खौफ की बात है। सवाल ये है कि चिंता उन्हें भी देश की नहीं है, अपनी कौम की ज्यादा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही के शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ अपने धर्म पर एम्फेसिस करके ये जो कट्टरता आती है, यही आतंकवाद की ओर ले जाती है। अब पी चिदम्बरम साहब आज इस सवाल को उठा रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आखिर आतंकवादी क्यों बन जाते हैं, इसकी तह में जाना चाहिए। अरे भाई, आपकी सरकार थी, आप पूछ लेते जब अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाने से पहले कि भैया तुम क्यों आतंकवादी बन गए पढ़े लिखे। ठीक है अनुराग जी, प्रश्न तो बिल्कुल सही है और सोशियोलॉजिस्ट से आपको पूछना चाहिए बीजेपी की बजाय। ये मानसिकता कैसे डेवलप हो रही है जब हम समझते हैं कि बच्चे या कोई पढ़ के लिख करके सब पे समाज में आ जाते हैं, कोई जाति धर्म की बात नहीं है, तो ऐसी उनकी मानसिकता कैसे डेवलप होती है कि वो आतंकवाद के उनके कनेक्शन होते हैं, आतंकवादी सोच उत्पन्न करते हैं, बम विस्फोट करें या इतनी नेटवर्क बनाते हैं। ये सोशल सामाजिक प्रश्न है, इसको बार बार बीजेपी का तो मैं भी सुन रहा था के शर्मा जी तो वैसे कई बार तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बार एक ही बात रट रट के भाई कांग्रेस ऐसी, अखिलेश ऐसे, ये नैरेटिव 12वां साल हो गया। ये देश नहीं सुनना चाहता, देश ये सुनना चाहता है कि आपने 11 साल में क्या क्या किया, क्या कर रहे हो और क्या करोगे। आप हर चीज में कांग्रेस, अभी इन्होंने कहा अखिलेश का कनेक्शन आतंकवादियों से, तो भाई आप क्या कर रहे हो सरकार में? अगर कांग्रेस और अखिलेश आतंकवाद को पनपा रहे हैं तो आप तो 11 साल में पकड़ के बंद कर देते हो उनको। इसका मतलब या तो आप उनसे डरते हो या आप उनको पकड़ना नहीं चाहते हो, या फिर आप ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हो। ऐसी नहीं, आपको देश के प्रति अगर कोई जिम्मेदारी है 11 साल में, तो आपको वो नैरेटिव या वो ही अपना प्रस्ताव बताने चाहिए। अब आप कह रहे हो अंतिम चरण में एक्ट ऑफ ये है वो है करते ही चले जाओगे, 2047 तक था आपका तो विजन, वैसे विजन है मिशन है,
तो वो चीज जनता नहीं चाहती है। और बार बार आप दूसरों पर आरोपित करो, वो मुझे नहीं ठीक लगता। लेकिन ये चिदम्बरम साहब का हम अभी उन्होंने पिछली बार जो बयान दिया उसमें बीजेपी बड़ी प्रसन्न हो गई कि भाई वो तो कह रहे हैं मैं गृह मंत्री था, हालांकि गृह मंत्री का रोल इतना होता नहीं है अटैक करने में दूसरे देश पे। तो ये मनमोहन सिंह सरकार का फेलियर था, ये था वो था। आज वो कह रहे हैं तो आज उनका चिदम्बरम बयान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनको एक तो क्या है, मैं इसको फेलियर नहीं मानता हूँ। आतंकवादी जो पकड़े गए सब पकड़ा उन्होंने, अमोनियम नाइट्रेट, ये देखिए ये तो लेजीनेस तो हो सकती है सरकार की, लेकिन एजेंसीज की कोई लेजीनेस नहीं। उन्होंने पकड़ा इसलिए कोई भयानक और इससे ज्यादा कार्रवाई हो जाती, अशांति हो जाती देश में, उसको रोका उन्होंने। लेकिन पॉलिटिकल विल जो होती है ना, उस पॉलिटिकल विल में पर्सनल पॉलिटिक्स इज इन्फेक्टेड। दिस विल इज इन्फेक्टेड बाय पर्सनल पॉलिटिक्स। इनको हर चीज में पॉलिटिकल विल नहीं है, इन्फेक्शन है इनके अंदर की हमारी पॉलिटिक्स चले, दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करे, जबकि देश इनका जवाब सुनना चाहता है, वो नहीं सुनाना पा रहे। अब हर बात में ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूड, तो भाई वो कहाँ गया? हर बात में जनता इस चीज को प्रश्न कर रही है। अब ये जनता ये नहीं सुनना चाहती कि राहुल गांधी ऐसा, अखिलेश ऐसा, कांग्रेस ऐसी। अगर थे तो आप उनको लेते नहीं अपनी पार्टी में, क्यों आप पार्टी में ले लेते हो कांग्रेसियों को? आपकी प्योरिटी होती है अटल जी अडवाणी जी की, तो अपने कार्यकर्ताओं को बनाते शांत। तो ये सब चीज अब समझने लग गए, बच्चे भी समझते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं कह रहा हूं इतनी लेजीनेस और पर्सनल पॉलिटिक्स की बजाय आपके पास में सत्ता है इस समय, और विपक्ष आपकी जो आप जिस मानसिकता को डेवलप करना चाहते हो, विपक्ष उसमें आ नहीं रहा है, देश भी नहीं आ रहा है। आपको इस मानसिकता को बदलना होगा और आप इस चीज को करिए कि जहां से भी आतंकवाद आ रहा है उसको हम रोकेंगे। और ये जो सामाजिक प्रश्न है इसको मत कहिए कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ा लिखा आतंकवादी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उसको आपको ये देखना चाहिए सामाजिक सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में अनुराग जी ऐसे डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। अब जैसे हम अराजकता की बात करते हैं, बच्चे पढ़ लिख के सड़क पे आ गए, उनको नहीं मिल रही नौकरी, ये तो कह देंगे खूब हो रही है बेरोजगारी दर। देखो अपन तो देखते हैं सड़क पे, आप भी देख रहे हो कितने बच्चे बेरोजगार हैं। अगर वो क्वालिफाइड होकर के सुबह से शाम बच्चा घूम रहा है तो उसमें कुछ बच्चे कहीं ना कहीं कुछ अनर्गल कोई एक्टिविटीज में जुड़ने लग जाते हैं, तो उनमें से कोई डेवलप होता है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या, मतलब बेरोजगार आतंकवादी बन जाए, जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप? नहीं, अराजकता का शब्द प्रयोग किया मैंने। तो जैसे आतंकवाद का अलग सिस्टम है, अराजकता अलग है, तो इस चीज को इनको सोशल प्रश्न में नहीं इसीलिए कहा सोशियोलॉजिस्ट की बात जी। मैं अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बच्चों की मानसिकता को पकड़ना जरूरी है। हाँ। ये मानसिकता बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मानसिकता पकड़ो, ये सब चीजें होगी नहीं। तो और इतने 11 साल में कोई भी सरकार हो, मैं आता हूँ के जी, मैं आता हूँ, इसका जवाब आपसे लूंगा मैं। लेकिन विनोद बंसल, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ। आतंकवाद पे बार बार प्रश्न उठ रहा है, इसलिए इन 11 सालों में क्या स्थिति हुई अनुराग जी? पिछले यूपीए के 10 साल और इस 11 साल पूरा आतंकवाद सिमट कर केवल कश्मीर के कुछ जिलों तक सीमित रह गया। इसके अलावा एक घटना अभी पहली बार जो संज्ञान में है वो दिल्ली में हुई है। इसके अलावा केवल पूरे देश भर में शांति का वातावरण है, और शांति के साथ में जगह जगह जहां भी कुछ हुआ उसको पकड़ा ही गया है, कहीं पर आतंकवादी घटना नहीं हुई। और यूपीए के 10 साल के अंदर क्या थे? क्या बेंगलोर, क्या जयपुर, क्या दिल्ली, क्या भोपाल, क्या जयपुर, मतलब कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा था जहां पर बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, जहां पर जो है आए दिन जो आतंकी घटनाएं नहीं हो रही थी। आप किसकी तुलना कर रहे हैं? नक्सलवाद खत्म हो गया, ये भूल गए आपके शर्मा। ठीक है, 11 साल में आप ये सोचिए कि किस तरह से पूरे प्रदेश में दहशत, पूरे देश में दहशत थी, हमने उसको सिमेट कर केवल एक कश्मीर तक लाके छोड़ा। ठीक है, मैं के शर्मा जी आता हूं। सुबोध मेहता हमारे साथ हैं आरजेडी से। सुबोध जी, आपकी राय इस पर, चिदम्बरम साहब के बयान पर? देखिए, जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं उसमें तार्किक बातें तो है ही कि एक जो टेररिज्म अभी तक हम लोगों ने देखा वो जनरली देखा था कि बॉर्डर के उस पार से आ रहा था, लेकिन अब इस केस में देखा जा रहा है कि बॉर्डर के इस पार हमारे लोग भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली। पहले कुछ पता चला था, वो इनडायरेक्टली आप हमें लिंक देख सकते थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट ही हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ है, आप कह रहे थे कि प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर भी इन्वॉल्व थे। इंटरनेशनल लेवल पे जाइएगा तो, लेकिन इंडिया के लेवल पे जाइएगा तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे कौम हो या फिर मैं इस डिबेट में अफजल गुरु का कई बार नाम ले चुका हूं, आपको पता होगा अफजल गुरु कौन था? जी। तो अब अफजल गुरु का नाम लीजिएगा तो ये ले जाएंगे मनमोहन सिंह के एरा में,
हाँ। लेकिन जो है वाजपेयी साहब के एरा में ये अटैक हुआ था, आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट बिल्कुल अटैक। बिल्कुल 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 मेरे को पता है कि वाजपेयी साहब के टाइम में हुआ था और यूपीए के समय में उसे फांसी दी गई थी। लेकिन मैं सवाल ये कह रहा हूं कि चिदम्बरम साहब उस वक्त क्यों नहीं पूछा उन्होंने अफजल गुरु से कि भैया जाते जाते ये बता दो कि तुम पढ़े लिखे हो तो फिर आतंकवाद में शामिल कैसे हुए, तुम आतंकवाद क्यों तुमने पनपाया और आतंकवाद को इतना बड़े स्केल पर संसद पर अटैक क्यों हमला किया? देखिए, इन सब बातें जब वो पकड़ाए तब जाकर ये सब बातें कोर्ट में भी ये सब आर्गुमेंट हुए थे जो आप कह रहे हैं, और फाइनली उनको जो है हैंग किया गया। लेकिन यहाँ बात हो रहा है अभी पिछले 10-11 सालों में, आप उसकी चर्चा करिए, न कि अफजल गुरु की। अफजल गुरु की चर्चा तो सुप्रीम कोर्ट से लेके, मैं अफजल गुरु की चर्चा नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे आतंकवादियों की चर्चा कर रहा हूं। पढ़े लिखे आतंकवादियों का चर्चा ये है तो डॉक्टर जैसे जो है जिसको भगवान माना जाता है हमारे समाज में, और इस समाज में डॉक्टर अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सोचने का विषय है अनुराग जी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी सजग होती, जैसा कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे 57 टेररिस्ट अटैक हुए हैं इस 10-11 सालों में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या काम किया है पिछले 10 सालों में? भारतीय जनता पार्टी अगर सजग होती, मैं भारतीय जनता पार्टी की समूची बात ही नहीं कर रहा, मैं सुरक्षा एजेंसियों की बात कर रहा हूं कि अगर वो सजग नहीं होती तो ये एक कार नहीं 32 कारें फटी होती और ये केवल 12 लोग नहीं मरे होते, ये 1200 से भी ज्यादा हो सकते थे, हो सकता है कि लाखों में तादाद हो सकती थी। इरादा यही था आतंकवादियों का, जिस तरीके से जांच एजेंसियां उनसे मालूमात कर रही पकड़े गए आतंकियों से, कि मैक्सिमम कैजुअलिटी हो, वो ऐसी जगहों को चुन रहे थे, उन्हें टारगेट कर रहे थे और अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर रहे थे उन धमाकों के लिए। ये तो मालूम होगा आपको। नहीं, देखिए अनुराग जी, एनआईए के सफलताओं के सामने रखकर सरकार के विफलताओं को आप छुपा नहीं सकते हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, ये कमाल कर रहे हैं। कहां तो आप कहते हैं ये सब सरकार की एजेंसियां हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक को आप घसीट लेते हैं कई बार, तो आपके सरकार के इशारे पर चलता है। लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियों की सफलता हो जाती है कुछ, तो उसका क्रेडिट आप सरकार को नहीं देते। ये जो केमिकल था इतने ज्यादा तादाद में कहां से आ गए, बॉर्डर हमारे किनके हाथों में है, ये सब बातें देखनी चाहिए। सपा के प्रवक्ता ने साफ कहा कि जो आरडीएस पुलवामा में था वो कहां से आया था। तो इन सब बातों का कोई अभी भारत के जनमानस को जवाब नहीं है। शर्मा जी बताएंगे ये कि भाई ठीक है, शर्मा जी बताएंगे। लेकिन शर्मा जी बताएं, मैं आऊंगा सुबोध जी आपके पास। विनोद बंसल हुई थी और सरकार सोई हुई थी। ठीक है, विनोद बंसल से पहला सवाल पूछा था मैंने। विनोद जी आपको जवाब, आपको आवाज नहीं पहुंची मेरी क्योंकि आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आतंकवादी किसी भी मजहब का हो, हालांकि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, पर फिर भी चाहे वो इस्लामी हो या किसी और, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आतंकवादी किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षा से क्या लेना देना है उसका कि भाई शिक्षित था तो आतंकवाद के रास्ते पर क्यों उतर आया? अनुराग जी देखिए, आतंकवादियों को बचाने के कई तरह के मापदंड आजकल लोग नए नए ईजाद कर रहे हैं, और खासकर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य ये सामने आ रहा है कि कोई आतंकवादी उसको कहता है कभी गरीबी मुफलिसी के कारण आतंकवादी होता है, कोई कहता है शिक्षा के कारण होता है, कोई भटका हुआ नौजवान होते इसे कहता है। और आज आपकी डिबेट में एक और नई बात आ गई, जो अभी कांग्रेस के जो सिंपैथाइजर कह रहे थे, कभी वो तो इसकी बहस होता है, उसकी बहस होता है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब वो आतंकियों को कवर फायर देने का काम करती हैं? और जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब और धर्म नहीं होता, वो क्या इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एक ही मजहब के आतंकी क्यों आखिरकार पूरी दुनिया में होते हैं, और एक मजहब के पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, फिर भी आप कहते हो कि भाई वो आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता। भाई मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन जितने आतंकवादी होते हैं वो एक ही मजहब से क्यों आते हैं भाई? क्यों आते हैं भाई? मैं कहता हूं इतना हाई लेवल एजुकेशन के बाद भी वो आतंकवादी रह गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उस मजहब के अंदर है ना जी, कुछ ना कुछ उसके जहन में है ना जी, किसी ना तो भरा है ना, वो कोई ना कोई क्रूअल्टी तो लेकर के वो उगा है ना वो। आखिरकार देखिए, अगर जिंदा रहे तो हमें जो है वो जनसंख्या जिहाद करना है, जनसंख्या विस्फोट करना है, और मारे गए तो हमें जो है वो बम विस्फोट करना है। हमें तो कुछ ना कुछ करना है। एक ऐसी मानसिकता जो है विकसित हो रही है कि बेहतर उरों के लिए हम कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम तक जाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, और उसको कवर फायर देने का काम कौन कर रहे हैं? आपने देखा पिछले 3 दिन के अंदर, आप देखिए कि पहले आतंकियों का अबू जान बोला, उसके बाद उनके आका बोले, उसके बाद कांग्रेस के एक पैरोकार बोले, और कुछ और एक नेता बोले, सारे के सारे लोगों का लबोल हुआ एक ही है
कि भाई वो तो ऐसे है वैसे है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। और वो जो कश्मीर की बेगम साहिबा बोली, वो तो सीधा सीधा उन्होंने मजहब की चिंता कर ली। आप देखिए कि किसी ने ये चिंता क्यों नहीं करी कि मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना क्यों कष्ट दे रहे हो आप? आखिरकार मेरे देश के जवानों को, देश के नागरिकों को, इनोसेंट पीपल को क्यों मारना चाहते हो? आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है? कहां से पनपी? कौन जहर बो रहा है? और यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर जैसे पेशे के ऊपर इस तरह का बात आएगा तो कौन किस पर विश्वास करेगा? मुझे बताइए ना। ये आपके पैनल में बैठे हुए हैं सपा के प्रवक्ता, मुझे बताइए कि क्या इनसे कोई व्यवहार करना पसंद करेगा क्या? पढ़े लिखे होने के बाद अब तक कम से कम ये था यार कि चलो पढ़े लिखे हैं, ये तो समझदार होंगे, कम से कम ये तो आतंकवाद की राह पर नहीं होंगे। अब तो दुनिया इनको ऊपर विश्वास नहीं करेगी। आप मुझे बताइए कौन विश्वास करेगा और क्यों करना चाहिए भाई? अभी तक तो थूक जिहाद, लब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये तमाम तरह के जिहाद चल रहे थे। अब ये जो पढ़ा लिखा तबका जो है ना जी, ये डॉक्टर जिहाद अलग शुरू हो गया। आप मुझे बताइए आखिरकार देश किस पर विश्वास करे और क्यों करे? तीसरी बात ये अनुराग जी कि आखिरकार सरकार को घेरना ठीक है, मैं मानता हूं विपक्ष का काम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ नहीं खड़े आप? क्या आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये कोई मुस्लिम उलेमा या कोई उनका संगठन या जो राजनीति के जितने पैरोकार अभी बैठे हुए हैं, उनके आकाओं ने किसी ने कोई ट्वीट किया कि हाँ आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और हम इनके साथ खड़े हैं? ठीक है, आज तक जो इन्होंने कभी ये नहीं कहा। जो बयान दिए वो आतंकवादियों को बचाने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए वो काम करते हैं बस। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की रील्स देख रहा था जो वायरल हो रही थी। वहां बैठ करके वहां के यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा गया है, चाहे वो गुजरात से पकड़ा गया हो, कश्मीर से पकड़ा गया हो, चाहे वो हरियाणा से पकड़ा गया हो, उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया हो, वो ये कह रहे थे कि ये सब हिंदू हैं, इनको मुस्लिम बना करके और हमारी छवि खराब करने के लिए ये इनको मुसलमान बनाया जा रहा है। मतलब इस हद तक जहर को इंजेक्ट किया जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में पी चिदम्बरम साहब का ये बयान क्या वाकई में आप देखते हैं कि पढ़े लिखे आतंकवादियों के लिए कवर फायर की तरह काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, बड़ी चिंता की बात है कि भारत के टीवी चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं, हम सब भारत के लोग हैं, और इतनी देर से बातचीत में किस किस तरह की चीजें आ रही हैं वो जरा आप सोचिए। कंपाइल कर एनआईए के अच्छे काम को सरकार अपने तरीके से, मैं तो शब्द सुनकर परेशान हो गया कि एनआईए अच्छा काम कर रही है, सरकार बुरा काम कर रही है। अब सरकार इसमें कौन सा बुरा काम कर रही है जरा वो बताना चाहिए। इसी ने कहा कि 57 आतंकवादी घटनाएं हो गई, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के आते हैं, लेकिन वो भी एक बयान दे दिया गया। इतनी देर से कहा जा रहा है कि नहीं पढ़ा लिखा अच्छा होते तो हैं, क्यों हो रहे हैं, समाज में कुछ 10 साल की सरकार का मसला है क्या? क्या सचमुच ये डिबेट ऐसी है? इतनी देर में किसी ने रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस पर चर्चा नहीं की? चिंता तो है ना। कोई कह रहा है कि मूल मुद्दे की तरफ जाना है तो हिम्मत करिए ना। कौन हिम्मत करेगा? रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस ने ये सब किया है। ये कहने में अभी तक मुझे तो लगा कि कुछ नहीं तो फराज भाई कहते, थोड़ा साहस दिखाते, नहीं बोल पाए। और चिंता क्यों हो रही जानते हैं? चिंता इसलिए है क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत ताकत लगानी पड़ी होगी हमारी एजेंसियों को, सरकार की बड़ी इच्छा शक्ति रही होगी, वरना हमारे मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर आता था, AK-47 आती थी, वो मर जाते थे, उनके चेहरे पर पेलेट गन के निशान हुआ करते थे। 5 अगस्त 2019 के बाद वो सब खत्म हुआ। जो अलगाववाद के नाम पर हुर्रियत से लेकर ठिकाने थे, जो मस्जिदों में बैठक करते थे, खत्म हो गए। उनका टेरर मॉड्यूल ध्वस्त हुआ। अभी किसी एक को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा तो ये गया था कि 370 समाप्त हो गया, तो अब तो आतंकवाद खत्म हो गया। ऐसे कह रहे हैं जिसे चुनौती दे रहे हैं, अरे वाह बड़ा बढ़िया हो गया, वो आतंकवाद आ गया। मतलब बोलते वक्त भी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दुनिया की सरकार कर रही है, नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि एक थॉट प्रोसेस है जो वहां ले जा रहा है। ये किसी एक सरकार को छोड़ी किसी के वश का नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल समस्या पर बात करने का साहस ना तो हम में से किसी में है, और ना हम, एक तरह से डरता भी है हर व्यक्ति कि उधर बात करेंगे तो क्या हो जाए। अब आप जरा सोचिए, 10 साल से सरकार है, उसमें ही कुछ ऐसा आया। चिदम्बरम के बयान की सबसे खतरनाक बात वही, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है ना।
370 समाप्त होने के पहले कश्मीर घाटी में होम ग्रोन टेररिस्ट और बाहर के टेररिस्ट दोनों की संख्या हुआ करती थी, अब नहीं होती है। बुरहान वानी, हमारे ही मीडिया के लोगों ने, हमारे ही बुद्धिजीवी ने, शिक्षक का बेटा, शर्म नहीं आती? हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग इतना, बौद्धिक बेईमानी इतनी ज्यादा है, नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए। बौद्धिक आतंकवाद एक अलग समस्या है सर। हाँ। वो बड़ी समस्या है। और आप जरा इस मामले में देखिए, आपने तो नंबर गिनाया, सब कुछ बताया। अब आप सोचिए कि मुस्लिम डॉक्टर, वो उस पर किसी ने इनमें से बोला? डॉक्टर शाहीन अपने पति को छोड़ती है, अपने बच्चों तक से बात नहीं करती, इतनी रेडिकलाइज हो गई। सोचिए जरा, जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर नूरुल या क्या नाम है, वो टर्मिनेट हो गया एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चलते। जम्मू कश्मीर की एलजी ने किया और उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। ये आदमी जो इस यूनिवर्सिटी को चला रहा है, उसके ऊपर और कई मामले। और मैं फिर कह रहा हूं, असली सवाल पर आइए। एक रेडिकल थॉट प्रोसेस, दूसरा हमारे यहां की कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से नहीं बच सकती। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, इसमें जवाबदेही से नहीं बच सकती। लेकिन आप गलत जगह कह रहे हैं। होम मिनिस्टर से जवाबदेही मांग रहे हैं। होम मिनिस्टर इस घटना के बाद कुर्ते बदलने नहीं चले गए थे, 3 बार अलग अलग रंग की सदरी पहन के नहीं आए थे, खड़े थे वहां, वो मीटिंग ले रहे थे, उसी का काम कर रहे थे। और कोई भी कुछ भी कहे, होम मिनिस्टर बनने के बाद से अमित शाह ने कश्मीर से लेकर देश में जो आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम किया है, वो कमाल का काम किया। इसके बावजूद एक भी घटना होती है तो जवाबदेही अमित शाह की है। हम उनसे सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन असली मुद्दे पर चर्चा कीजिए, दाएं बाएं मत जाए। फराज किदवई। अनुराग जी, मैं 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, हर्षवर्धन जी हमारे भाई हैं और मेरी हर्षवर्धन जी से ये रिक्वेस्ट है कि हर एक आदमी के ज्ञान को व्हाट्सएप ज्ञान कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश में हर्षवर्धन जी खाली आप ही बुद्धिजीवी नहीं हैं। हो सकता है हम लोग भी थोड़ी बहुत 2-4 किताबें पढ़ लेते हों, और अगर आप ये साबित कर दीजिएगा कि जो मैंने ये बोला है वो व्हाट्सएप ज्ञान है या वो गलत है, तो जहाँ कहिएगा मैं आपसे आके माफ़ी मांग लूँगा, मैं टीवी डिबेट में आना छोड़ दूंगा। अभी इतना समय नहीं है कि मैं एक एक घटना आपको गिना पाऊँ, लेकिन मेरे पास ये व्हाट्सएप में नहीं है, ठीक ठाक रिसर्च करके मैंने बताया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और हर्षवर्धन जी सुनिए आप। बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस देश के मुसलमानों से ये अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि हमारा जो देश है उसके बारे में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। इसका छोटा सा मतलब यह हुआ कि यह देश सबका है। इसको आप पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसमें ना पड़ें, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक, आप अपने देश को अगर कट्स देंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर दे रहे हैं। दूसरा, ये एंटी इस्लामिक भी है। मेरे हाथ में ये कुरान है, पेज नंबर 219 पर सूरह मायदा में साफ साफ लिखा है, आयत नंबर 32, कि those whosoever kills a person, it shall be as if he had killed all mankind. ओ भाई साहब, इसको इस किताब को क्यों नहीं पढ़ देते उनको? It shall be लश्कर तैयबा को देखिए, ऐसे हम डिबेट लश्कर तैयबा से नहीं, फराज साहब का क्या लेना देना लश्कर तैयबा से? भाई फराज किदवई का क्या लेना देना? लश्कर तैयबा वालों के पास कोई अलग कुरान थोड़ी होगी, कोई अलग कुरान थोड़ी है इस दुनिया में, एक ही कुरान है साहब। नहीं, यही कुरान है, सब वही पढ़ते हैं। तो फिर उसको क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे ठीक है, वो तो पैगंबर के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? मुझे के शर्मा का भी रिएक्शन आप मुझे बताइए, जब ये नहीं, देखिए मैं कहता हूं, देखिए ये नाथूराम गोडसे को चुप कराइए, स्वरूप मत दिखाएं, ये नाथूराम शांति स्वरूप दिखना चाहिए। अरे भाई, ये नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। ये कहां ले जा रहे हैं? डिबेट के अंदर नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। डिबेट के अंदर नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, ये नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। आतंकियों के पैरोकारों का ये शांति का मैं इस आदमी के साथ, इस बदतमीज आदमी के साथ डिबेट नहीं करूंगा। किसी के बीच में नहीं बोलते विनोद बंसल, फराज किदवई किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा उनके बीच में बोलने की, अपनी बारी में बोलिएगा। फराज साहब बात खत्म कीजिए। नहीं, मेरे को आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर, फिर ऐसे नहीं, ठीक है। फराज किदवई साहब बोलिए। दूसरी बात, अभी ये गोडसेवादी ये बोल रहा था कि मेरे साथ छोड़ दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए करेगा। हाँ सुनिए, नहीं जवाब तो सबका। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठना पसंद करेंगे,
मेरे साथ अनुराग मुस्कान जी बैठना पसंद करेंगे और मेरे साथ के शर्मा जी भी बैठना पसंद करेंगे। इसके साथ मैं बैठना नहीं पसंद करूंगा। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। मैं इस देश के मुसलमानों से कहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो भी हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये एंटी इस्लामिक है, एंटी कुरान है। दूसरी बात मुझे विनोद बंसल जी की एक बात का जवाब देना होगा। आपने अभी अनुराग जी कहा, मैं भी मानता हूं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। मैं ये बात नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब लाना पड़ेगा कि आगरा से रविंदर नाम का एक व्यक्ति जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, वो आईएसआई को फिर बीच में आप बोल रहे हैं चीजें। मैं समझ गया। फराज किदवई साहब, मेरे पास समय कम है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। फराज किदवई साहब को नाराज कर दिया विनोद बंसल आपने। के शर्मा जी, सरकार से कई सवाल तो बनते हैं जिनके जवाब अरे नहीं भाई, कोई बदतमीजी, आप बीच में क्यों बोले सर? आपका मौका आता, आप बोलते, मैं आपको मौका देता। के शर्मा जी, सरकार से कई सवाल हैं, उनके जवाब कब मिलेंगे? पुलवामा के आरडीएक्स से लेकर के ये केमिकल कैसे इन लोगों को मुहैया हुआ, कैसे आया? सरकार आपकी है, जांच एजेंसियों ने इतना कुछ पता कर लिया, इतना कुछ चल रहा था, ये तब पता क्यों नहीं चला? ये सब सवाल तो बनते हैं, पैदा होते हैं, जिनके जवाब आप ही देंगे। बिल्कुल, मैं इसका सबका जवाब दूंगा, लेकिन मैं फिराज किदवई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। फिराज साहब, आप कुरान की आयत, फराज किदवई साहब नाराज होकर विनोद बंसल से जा चुके। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना कुछ आप आयत की वो सब पढ़ रहे हैं, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? अखिलेश यादव जो आए दिन आतंकियों के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, खड़े होकर बयानबाजी करते हैं, कुछ भी एक आतंकी कश्मीर में पकड़ा जाए तो उसका रिएक्शन वो उत्तर प्रदेश से देते हैं बिहार चुनाव के लिए कि ये क्यों पकड़ा गया। तो आप ये सारा ज्ञान अखिलेश यादव को देते, मुसलमानों को तो ज्ञान दे रहे हैं, वो कितना आपका सुनेंगे भगवान मालिक है, वो तो कोई सुनने वाले है नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को समझा कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि आप हमेशा कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का विपक्षी पार्टियों को अपने बयानों को देते पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो जाने अनजाने में आतंकवादियों को या आतंकवाद की विचारधारा को बैकफायर तो नहीं दे रहे हैं, कवर फायर तो नहीं दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कवर फायर देते हैं तो फिर जवाब देने वाला आपके कवर फायर पर बोलते हुए जवाब देने से बच जाता है। अगर देश में आतंकवाद के मुद्दे पर सभी पार्टियां एक सुर में रहेंगी, आतंकवाद का विरोध करेंगी, तो फिर जवाबदेह जो है उसको जवाब देना ही पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ मैं सभी पैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।